नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रवास के प्रभाव, इफ़ेक्ट्स ऑफ माइग्रेशन। जे.बी. गार्नियर के अनुसार प्रवास चाहे लंबी दूरी का हो या लघु दूरी का हो, प्रवास में कुछ हज़ार कुछ लाख लोग ही भागीदारी करते हैं। प्रवास सभी दशाओं में उद्गम क्षेत्र से तथा गंतव्य क्षेत्र तक दोनों में रूपांतरण के साथ साथ समाप्त होता है। यही नहीं, प्रवास से प्रवासियों के जीवन यापन के ढंगों तथा मानसिकता में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। विश्व के जिस भाग में जनसंख्या मतलब बहिर्गमन होता है और स्थानांतरण अंतःप्रवास, दोनों ही भूभागों में निम्नलिखित परिवर्तन देखने को मिलते हैं। पहला है जनांकिकी परिवर्तन, डेमोग्राफिक चेंजेज। बहिर्वास तथा अंतर्वास वाले क्षेत्रों की जनसंख्या में जनांकिकीय परिवर्तन होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं कि एक जगह से जनसंख्या तो माइग्रेट करके जाती है तो वहाँ खाली होने लगता है, और दूसरी जगह जो जहाँ जनसंख्या माइग्रेट कर पहुँचती है वहाँ पर जनसंख्या का भार बढ़ने लगता है। स्थानांतरित होने वाले व्यक्तियों में अधिकांश संख्या युवा वर्ग की देखी जाती है और ख़ासतौर से पुरुषों की। अतः जिन क्षेत्रों में जनसंख्या का बहिर्प्रवास होता है उन क्षेत्रों की जनसंख्या में युवा वर्ग का प्रतिशत घटने लगता है निश्चित तौर पर। अतः हम ये देखते हैं कि बाल आयु वर्ग तथा वृद्ध आयु वर्ग के प्रतिशत में वृद्धि हो जाती है। साथ ही साथ पुरुष महिला अनुपात में भी महिलाओं का प्रतिशत भी बढ़ जाता है, क्योंकि वही बच जाती है। दूसरी ओर अंतःप्रवास वाले क्षेत्रों में जनसंख्या में युवा वर्ग का प्रतिशत तथा पुरुषों का प्रतिशत बढ़ता हुआ मिलता है। यही नहीं, जनसंख्या के स्थानांतरण से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में जन्म दर, मृत्यु दर की प्रत्याशित आयु जो होती है, नगरीकरण, साक्षरता के स्तर में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। इस आधार पर जो हम देखते हैं वो जनांकिकी डेमोग्राफिक मिलते हैं, वो भारी तरीके से मिलते हैं। जनसंख्या के आकार में परिवर्तन जो देखने को मिलता है, चेंजेज इन पॉपुलेशन साइज। जब किसी क्षेत्र या देश के दूसरे क्षेत्र या जनसंख्या में स्थानांतरित होकर वहाँ पर बसती है या पहुँचती है या माइग्रेट कर जाती है, तो एक ओर से बहिर्प्रवास वाले क्षेत्र जो होते हैं, दूसरे क्षेत्र की जनसंख्या के आकार में कमी आ जाती है। क्यों कमी आती है कि एक जगह से जनसंख्या उठकर दूसरी जगह चली जाती है, और जहाँ पर जाएगी वहाँ पर निश्चित तौर पर वृद्धि हो जाएगी, और जहाँ से चलेगी वहाँ पर खाली हो जाएगा स्थान। तो यदि बहिर्प्रवास वाले क्षेत्र में जीविकोपार्जन के लिए साधनों में कमी है, तो उस क्षेत्र में जनसंख्या का स्थानांतरण जीविकोपार्जन के लिए साधनों पर जनसंख्या का दबाव को कम करने में सहायक हो सकते हैं। अतः अंतःप्रवास वाले क्षेत्रों में जीविकोपार्जन वाले साधनों की बहुलता मिलती है, तो प्रवासी क्षेत्रों में उस क्षेत्र के लिए विकास में सिद्ध होते हैं, उपयोगी सिद्ध होते हैं। सांस्कृतिक प्रभाव देखा जाता है क्या? बृहद स्तर पर या बड़े समूहों में प्रवासी जब किसी नवीन क्षेत्रों में आकर मतलब नए क्षेत्रों में आकर बसते हैं, तो यह प्रवासी अपनी संस्कृति का प्रभाव स्थानीय जनसंख्या पर अल्प समय या अधिक मात्रा में डालते हैं। कैसे? क्योंकि जो प्रवासी जो भी व्यक्ति आएगा सजीव, वो उसके अपने जीवन जीने की कला होगी, गुरुजी को प्रणाम, और उस कला से वो प्रभाव डालेगा और डलवाएगा भी। जैसे एक छोटा सा उदाहरण आप लोगों को दें कि शहरों में आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल एक नया प्रचलन चला हुआ है फास्ट फूड का। फास्ट फूड अगर आप पता करने चलेंगे तो आप ये पाएंगे कि चाट है, चाउमीन है, फुल्की है, डोसा है। ये फुल्की वाले अब तो कोरोना काल में नहीं आ रहे हैं, नहीं तो फुल्की वाले घर घर जाके जो है फुल्की बेच डाल रहे हैं। और जब आप पता करेंगे तो ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से आए हुए ये सारे लोग हैं, और ये यहीं आपके आसपास शहरों में ही रहकर बस रहे हैं, और पूरे के पूरे ग्रुप, पूरा समूह इनका आया हुआ है। और ये कोई कप बेच रहा है, कोई जो है फुल्की बेच रहा है, या इस तरीके से ठेले पर जो काम कर रहे हैं। और इन्होंने हमारी दिनचर्या को परिवर्तित कर दिया। क्या कर दिया कि हमारे लोग जो हैं वो
एक टाइम अगर मान लीजिए आपने पूरा परिवार भरपेट अगर जो है फुल्की खा लिया, चाट खा लिया, डोसा खा लिया, चाउमीन खा लिया या कोई भी फास्ट फूड XYZ खा लिया, तो शाम को भोजन नहीं करेगा। नतीजा क्या हुआ कि हमारी दिनचर्या परिवर्तित हो गई। कौन परिवर्तित किया? प्रवासियों ने परिवर्तित कर दिया, जो बाहर से आया हुआ था परिवर्तित कर दिया। और वो अपने रोजगार के लिए वो 2 पैसा कमाया और हमारी दिनचर्या में भारी परिवर्तन ले आ दिया। तो निश्चित तौर पर जो हमारे बीच में आएगा, हमारे जनजीवन से प्रभावित होगा भी और प्रभावित कर देगा भी। ये एक छोटा सा उदाहरण है। इसी तरीके से आप अपने इतिहास में जब झांकेंगे तो पूरे विश्व में बड़े से बड़े सांस्कृतिक प्रभाव और परिवर्तन देखने को मिलते हैं। आप देखेंगे तो यूरोपियन से जितने भी वाइट लोग थे पूरी दुनिया में माइग्रेट करके गए, और माइग्रेट करके गए तो लूटे ही नहीं केवल, बल्कि वहाँ की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को उन्होंने भयंकर परिवर्तन किया। आप अपने यहाँ देख लीजिए, पूरे हिंदुस्तान में कंस्ट्रक्शन जितना अंग्रेज़ों ने किया, जितना मुग़लों ने किया, वो आज भी आपके जो अपने लोग बना रहे हैं उससे आज भी लाख गुना ज़्यादा मजबूत है। उसको कोई हिला नहीं सकता है। वो चोरी करने नहीं आए थे, लूटने आए थे। लुटेरे ज़रूर थे, लेकिन जो भी उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया ईमानदारी पूर्वक किया और बहुत ही बेहतर ढंग से किया और अच्छा किया। आज आपका 100% जो श्योर दिखाई दे रहा है वो 200% नकली है। तो ये है प्रभावित होना और प्रभावित करना। संस्कृति का प्रचार प्रसार आसानी से कर ले जाते हैं। यूरोपियन राष्ट्रों में हुई औद्योगिक क्रांति के बाद इन राष्ट्रों ने विश्व के विभिन्न देशों में अपने अपने उपनिवेश भी स्थापित किए और बाद में उपनिवेशों में यूरोपियन संस्कृति की सभ्यता का प्रचार प्रसार किया गया। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कनाडा, लैटिन अमेरिकी देश, दक्षिण अमेरिका संघ, भारत, बर्मा आदि देश इस तथ्य के बहुत बड़े उदाहरण हैं। या आप एक तरीके से कह लीजिए कि पूरी दुनिया में जहां अंग्रेज़ों ने अपनी कॉलोनीज स्थापित की, ये सारे देखे जा सकते हैं। आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अल्प विकसित देश में विशिष्ट योग्यता प्राप्त व्यक्तियों का अभाव होता है, तभी तो वो अल्प विकसित हैं, नहीं तो विकसित नहीं हो जाते। ऐसे देशों में विकसित राष्ट्रों के विशिष्ट योग्यता प्राप्त व्यक्तियों का प्रवास होता है। इससे व्यक्ति अल्प विकसित देशों के अप्रयुक्त संसाधनों का उपयोग कर देश के आर्थिक विकास को गति प्रदान करता है। यूरोपियन देशों के लोगों द्वारा वैज्ञानिक एवं तकनीकी का यूरोप कर उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के विभिन्न भागों को आर्थिक रूपों से विकसित कर दिया गया। ये यूरोपियंस या कह लीजिए इंग्लैंड, डच, फ्रांसीसी, ये पूरी दुनिया में जहाँ गए ये लूटे ही नहीं बल्कि वहाँ के लोगों को विकसित भी किए और वहाँ पर समृद्धता भी स्थापित किए, कल्चर को भी स्थापित किए। वर्तमान में यूरोपीय प्रवासियों द्वारा विकसित संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया विश्व के सर्वाधिक विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में सम्मिलित देखे जाते हैं। अब इंटरनल माइग्रेशन, आंतरिक प्रवास। आंतरिक प्रवास से आशय क्या है? मीनिंग ऑफ इंटरनल माइग्रेशन, जब एक राष्ट्र के निवासी अपने राष्ट्र की सीमा पार किए बिना एक स्थल से दूसरे स्थान पर जाकर रहने लगते हैं तो ऐसी प्रक्रिया को आंतरिक प्रवास कहा जाता है। उदाहरण के लिए आप मान सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति मुरादाबाद में रह रहा हो और अपने अध्ययन के लिए या नौकरी के लिए जयपुर में जाने लगे तो मान के चलिए कि आंतरिक प्रवास हो जाएगा उसका। या मऊ से इलाहाबाद चला जाए या इलाहाबाद से जो है दक्षिण भारत में रामेश्वरम चला जाए तो ये आंतरिक प्रवास की श्रेणी में आ जाएगा और ये कहलाएगा कि उस व्यक्ति ने आंतरिक प्रवास किया। प्रोफेसर डोनाल्ड बुक का मत है कि आंतरिक प्रवास में जब कोई व्यक्ति ग्रामीण या नगर सीमाओं के अंतर्गत अपने मूल निवास को छोड़कर दूसरे स्थान पर चला जाता है तो
वह स्थान पर जाकर वहाँ पर बस जाता है और उसके बसने की प्रक्रिया जो होती है वो अंतर प्रवास या अंतर देशांतरण कहलाती है, इन माइग्रेशन कहलाती है। उदाहरण के लिए ले लें, हाथरस का कोई व्यक्ति दिल्ली चला जाए, जाकर बस जाए, और यह प्रवास जो कहलाएगा अंतर प्रवास कहलाएगा और दिल्ली में जाकर अंतर प्रवास करने लगेगा। दूसरी ओर जब कोई व्यक्ति राष्ट्रीय सीमाओं के अंतः अपने मूल निवास पर छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर बसता है तो मूल निवास को वह छोड़ता है और उस स्थान पर जाना उसका बहिर्प्रवास कहलाता है, जबकि उस मूल स्थान को छोड़ने वाला व्यक्ति बहिर्प्रवासी कहलाएगा। आंतरिक प्रवास के प्रकार जो है 4 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। इंटर प्रोविंशियल माइग्रेशन, माइग्रियल माइग्रेशन, फ्रॉम विलेज टू सिटी माइग्रेशन, एसोसिएशन माइग्रेशन। अंतर प्रवासीय प्रवास, वैवाहिक प्रवास, ग्रामीण नगरीय प्रवास, संबद्ध जनता प्रवास। अंतर प्रवासीय क्या है कि इस प्रकार के प्रवास में राष्ट्रीय सीमाओं के अंतर्गत एक प्रांत से दूसरे प्रांत में होता है, तो ऐसे प्रांत में प्रांतीय सीमाओं द्वारा होता है। वैवाहिक प्रवास क्या है? ज़्यादातर हिंदुस्तान में या दुनिया के देशों में विवाह से ही प्रवास हो जाता है कि लड़कियां अपने घर से लड़कियों के घर चले जाती हैं। ज़्यादातर तो देखने को ये मिलता है कि सामान्यतया लोग जो है प्रदेश भी पार नहीं करना चाहते हैं, तो वो रूढ़िवादिता है, वो अपने पास ही, ज़्यादा आदमी कर भी नहीं पाता है। लेकिन अगर आप व्यापारिक वर्ग में देखें या जो है हाई क्लास विकसित वर्ग के लोगों में देखें तो वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स या एक देश से दूसरे देश में अपनी बेटियों की शादी कर कर माइग्रेट कर देते हैं, उनको चिंता नहीं रहती है। लेकिन जो सामान्य आदमी होता है, गरीब आदमी होता है, कम विकसित पढ़ा लिखा होता है या इवन मास्टर तक भी आदमी कह लीजिए, वो अपने आसपास के क्षेत्रों में अपने जान पहचान के लोगों में ही शादी विवाह करना चाहता है, दूसरे राज्यों में भी भेजना नहीं चाहता है, क्योंकि वो डरता है, वो बहुत हद तक डरता है, क्योंकि उसके परिवार में ऐसा कदम कोई अभी तक नहीं उठाया है, तो वो इस कार्य को करने में बहुत ज़्यादा संकोच करता है। राष्ट्रीय सीमाओं के अंतर्गत ऐसे प्रवास सम्मिलित किए जाते हैं जो विवाह के कारण वर या वधू के एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवसन से संबंध रखते हैं। विवाह के कारण सामान्यतः वधू को मूल निवास छोड़कर पति के स्थान पर रहना पड़ता है। इस प्रकार का प्रवास गांव से शहर, शहर से गांव, एक प्रांत से दूसरे प्रांत, एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव में देखने को मिलता है। यद्यपि वैवाहिक प्रवास अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकते हैं, जैसा कि आप पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के लोगों को देख सकती हैं। एक प्रोफेशन के रूप में इन्होंने अपनाया और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास लगातार करते रहे और कर रहे हैं, लेकिन इनकी संख्या आंतरिक प्रवास की तुलना में नगण्य होती है। ग्रामीण नगरीय प्रवास। विकासशील राष्ट्रों में प्रायः प्रति वर्ष लाखों लोग ग्रामीण क्षेत्रों से काम व बेहतर जीवन स्तर की तलाश में नगरों में जाकर बस जाते हैं, और इस प्रकार का प्रवास सामान्यतया कृषि खंडों में, एग्रीकल्चर सेक्टर्स में, नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स की ओर होता है। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर्स में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा, लेकिन पहले के एग्रीकल्चर में अब के एग्रीकल्चर में ज़मीन आसमान का अंतर आ गया है। पहले जब हम लोगों ने पूस की रात पढ़ी हुई थी मुंशी प्रेमचंद्र की, जिसमें जो है हल्कू की पत्नी कहती है कि तुम खेती छोड़ दो पूस की एक रात में और जाके शहर में जाके जो है मजदूरी करो, इससे कोई लाभ नहीं है, वो दिन चला गया। आज की जो एग्रीकल्चर है मॉडर्न एग्रीकल्चर है। अगर आदमी ईमानदारी से मेहनत करता है तो बहुत बेहतर रिस्पांस आएगा। नौकरी बाहर और शहरों में जाकर बसने से अच्छा है वो बेहतर 2 घंटे में वो जो है 2000 रुपया मंडी से कमा के लेके चला है, और कमा के लेके लोग चले आते हैं, और जिसका माल अच्छा रहता है, जो दिखता है वो बिकता है। आप कल्पना नहीं करेंगे कि मात्र 2 घंटे में वो 5000 रुपये तक का बेच के लेके चला जाएगा। लोग तुरंत उठा ले जाएंगे बिना किसी संकोच, इतना उसका माल अच्छा है। तो खेती में आज बहुत संभावनाएं हैं ज़बरदस्त, जिसकी कल्पना नहीं है। दूध आपका अच्छा है तो 100 रुपये लीटर बेच लीजिए, लोग ले लेंगे और पैसा देने में ज़रा सा भी कोताही नहीं करेंगे। माल यदि अच्छा, ग्लोबलाइजेशन का ये आज सबसे बेहतर रिजल्ट है। अगर आपका अच्छे है कोई चीज़, जो दिखता है वो बिकता है।
अगर आप ईमानदारी से 2 गाय रख लीजिए, 20 लीटर दूध ले लीजिए, 15,000 रुपये महीना कमा लेंगे, शहर जाने की ज़रूरत ही नहीं। प्राइवेट स्कूल में मास्टरी करने की ज़रूरत नहीं है। जो 2,000 रुपया देता है और दिन भर मुर्गा बनाए रहता है, आपको कुत्ते की तरह यूज करेगा। इस प्राइवेट मैनेजमेंट से बेहतर है कि आप अपने लिए 2 भैंस रख लीजिए, 2 गाय रख लीजिए, गोबर फेंकिए, दूध बेचिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करिए और ठाठ से मुँह छाट के ताव पे बाज़ार में घूमिए। दैट्स ऑल। ग्रामीण क्षेत्रों में जब कृषि का आधुनिकीकरण होने लगता है तो कृषि कार्यों में मानवीय श्रम की मांग घटने लगती है। निश्चित तौर पर मानवीय श्रम की मांग घटने लगती है और जिस कारण से कृषि क्षेत्रों में श्रमिकों का प्रवास गैर कृषि क्षेत्रों में होने लगता है, वो उद्योगों व व्यापारिक कार्यों की ओर होने लगता है। मऊ जैसे छोटे शहर में एक ठेले वाला 12 बजे तक की मंडी में 1,000 रुपये पर डे कमा लेता है। यदि वो मेहनत करके 30 दिन कमाए तो मान के चलिए कि 30,000 रुपये ठेले वाला कमा लेता है और मऊ के बड़े से बड़े पब्लिक स्कूल में पढ़ाने वाला मास्टर 5,000 रुपये से 10,000 रुपये में अपनी नाक रगड़ के मर जाता है। और पता करने चलेंगे तो एमए और पीएचडी है वो अध्यापक, तो उस एमए और पीएचडी से और वो अंगूठा टेक ठेले खींचने वाला ज़्यादा अच्छा है। इस पब्लिक स्कूल में पढ़ाना और ठेला खींचना बेहतर है। हमारे हिसाब से तो ठेला खींच लेना ज़्यादा बेहतर है पब्लिक स्कूल का मास्टर बनने से। खैर चलिए, अपनी अपनी मानसिकता। ग्रामीण क्षेत्र सदैव से ही आंतरिक प्रवास का स्रोत रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर होने वाला प्रकाश में बर्कले महोदय ने कहा कि अपने विचार निम्न प्रकार से प्रस्तुत किए। वर्तमान में प्रवास प्रवाहों की जो सर्वाधिक अस्थायी ग्रामीण शहरी प्रवास के रूप में जो देखे जाते हैं, ग्रामीण जनसंख्या का वह भाग जो कृषि में रोजगार नहीं प्राप्त कर पाता शहरों की ओर चला जाता है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि मऊ जनपद में रहने वाला 2 किलो पुदीना उखाड़ कर 500 रुपया कमा के लेके चला जाएगा और जो है वो मोबाइल का टॉपअप भरा के लेके चला आएगा। तो शहर में रहने वाला किसान और गांव में रहने वाले किसान में ये अंतर होता है कि मंडी में कितना अंतर आ जाता है। नगरों में रोजगार में बृहद क्षेत्र हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में जीवन यापन के नवीन आकर्षण होते हैं और ये आकर्षण प्रायः ग्रामीण विपत्तियों से जुड़ जाते हैं। जनसंख्या ग्रामों की ओर जाने के लिए प्रेरित करते हैं। आपको एक उदाहरण दूं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, मेरा ही स्टूडेंट है और वो साल में 50,000 का कुत्ता बेच लेता है, पिल्ला। अब आप सोचिए, सब कुछ के बावजूद ब्रांडेड पिल्ला 50,000 रुपये के अपने घर से वो बेच लेता है और दूध जो लाखों रुपए का बेच लेता है वो अलग, और मूछ पे ताव दे के रहता है। कितना बढ़िया, नौकरी करने से बढ़िया पिल्ला पाल लीजिए। खैर, संबद्धता प्रवास। जब एक व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में जाकर बस जाता है तो वह अपने आश्रितों को शहर से धन भेजता रहता है या फिर वह गांव से अपने आश्रितों को भी अपने पास शहर बुला लेता है। ऐसा भी होता है। आप लोगों ने शहरों में देखा होगा गधा ईंटा ढोता है और पूरे इनके जितने भी अर्चित परिचित दूसरे राज्यों के भी गधे वाले हैं, सब आके यहाँ पर ईंटा ढोने का कार्य, मिट्टी ढोने का कार्य, गिट्टी ढोने का कार्य, मोरंग ढोने का कार्य बहुत बेहतर ढंग से कर रहे हैं। ये अपने सारे परिचितों को बुला लिए। बहुत बेहतर काम है, रोजगार का बहुत बढ़िया अवसर है। शहर में अगर सकरी गली न हो तो गधे वालों को रोजगार नहीं मिलेगा। शहर की सकरी गली का होना और गधे वालों को रोजगार देना बहुत अच्छी चीज़ है। चलिए खैर, ये एक उदाहरण है और जैसा उदाहरण आप देखेंगे दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई या दुनिया के अन्य देशों में, जिस गांव से लोग एक जगह से जाते हैं उस गांव के दूसरे भी युवा मजदूर या युवा वर्ग के लोग बहुत ही आसानी से चले जाते हैं। इस प्रकार आश्रितों का शहर में संबद्धता जन प्रवास कहा जाता है। भारत में एकाकी परिवारों को बढ़ने से संबद्धता जन परिवार प्रवास में वृद्धि लगातार देखी जा रही है। आंतरिक प्रवास को प्रभावित करने वाले जो मुख्य कारक हैं वो मुख्यतः विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक विभिन्नताओं द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। सामान्यतया न्यून आय वाले क्षेत्रों से उच्च आय वाले क्षेत्रों की ओर प्रवास होता है अथवा
अधिक जनसंख्या वाले दबाव वाले क्षेत्रों में कम जनसंख्या वाले दबाव क्षेत्रों की ओर प्रवास देखा जाता है। यहाँ रोजगार के अवसर अपेक्षाकृत अधिक उपलब्ध होते हैं। आंतरिक प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं वो हैं भूमि पर जनसंख्या का असामान्य दबाव, एबनॉर्मल पॉपुलेशन प्रेशर ऑन द लैंड। जब जनसंख्या पर भूमि पर बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ जाएगा तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि वहाँ पर जो है अन्न का संकट आ जाएगा, रोजगार का संकट आ जाएगा, रहने का संकट आ जाएगा, रोज़ विभिन्न प्रकार की जो है मारपीट होंगी। आर्थिक संकट जब खड़ा हो जाएगा, पढ़े लिखे परिवारों में आर्थिक संकट जब खड़े हो जाते हैं और मारपीट प्रारंभ हो जाती है, तो जो कम पढ़े लिखे और अल्प विकसित और बिना बुद्धि वाले परिवार हैं तो उनके यहाँ तो मान के चलिए क्या स्थिति होगी, इसकी कल्पना ही की जा सकती है, या जो लोग होंगे वो इसका साक्षात दृश्य देख भी रहे होंगे। सामाजिक परिस्थितियाँ एवं वर्ग संघर्ष, सोशल कंडीशन एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट। वर्ग संघर्ष भी मतलब ये है, वर्ग संघर्ष का मतलब जो है जातिगत वर्ग संघर्ष, ऊंच नीच, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में इस तरीके की संघर्ष भी खड़े हो जाते हैं। ये तब खड़े होते हैं जब जो है आर्थिक विपन्नता आती है, और जब आर्थिक विपन्नता नहीं रहेगी तो ये सारे संघर्ष जो है सब एक दूसरे के भाई बहन हैं। और जब या तो बहुत हाई क्लास पर चला जाए और आदमी मिसगाइड करे तो भी ये सारी चीज़ें संघर्ष खड़ी हो जाती हैं। ऋणग्रस्तता और निम्न आर्थिक स्तर, इंडेप्टनेस, पुअर इकोनॉमिक कंडीशन। तो जब जनसंख्या का दबाव ज़्यादा रहेगा तो निश्चित तौर पर ऋणग्रस्तता भी रहेगी और आर्थिक विपन्नता भी रहेगी। संयुक्त परिवार प्रणाली, ज्वाइंट इकोसिस्टम, जब गरीबी रहती है, एक आदमी कमाता है और 20 आदमी खाता है, तब भी जो है प्रवास को प्रभावित करता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि परिवार टूटने के कगार पर चला जाता है, पारिवारिक कलह, विवाह भी हो जाता है, तो आदमी जो है निश्चित तौर पर एक नया मेहमान आता है तो दुनिया भर की समस्या खड़ी हो जाती है। औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार के अवसर की उपलब्धता के चक्कर में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। नगरों में आकर्षण की सुविधा, नगरों में आकर्षण की सुविधा का तात्पर्य ये है कि नगरों में जल की सुविधा, संचार की सुविधा, उच्च शिक्षा की सुविधा, मनोरंजन, व्यापार, चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध होती है, जिसके प्रति लोग आकर्षित होते हैं और वहाँ जाकर बस जाते हैं। भौगोलिक कारक क्या है? भौगोलिक कारक में जलवायु की कठोर दशाएं, पीने योग्य पानी का अपर्याप्त उपलब्ध होना, उच्चावच की दुरूहता और जनसंख्या की लंबी अवधि तक निवास नहीं कर पाती है। ऐसे क्षेत्रों में देर सवेर अपेक्षाकृत सुगनाधिक क्षेत्रों में अवश्यंभावी जो है प्रवास हो जाते हैं। राजनीतिक कारक क्या है? कभी कभी प्रशासन द्वारा सघन बसे क्षेत्रों से विरल बसे क्षेत्रों की ओर जनसंख्या को स्थानांतरित कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए यूरोपियन रूस से प्रशासनिक योजना के तहत लाखों लोगों को साइबेरिया में ले जाकर बसा दिया गया। इसी तरह चीन के उत्तरी मैदान से जनसंख्या को स्थानांतरित करके चीन के आंतरिक भागों में स्थापित कर दिया गया। सेवा नियुक्ति का होना और सेवा का स्थानांतरित हो जाना किसी क्षेत्र में किसी व्यक्ति की प्रशासनिक गैर प्रशासनिक सेवाओं का नियुक्ति अथवा सेवा का स्थानांतरण के क्षेत्र में बाध्य उत्पन्न करता है। भारत में माइग्रेशन के प्रकार, प्रवास। जब भारत में माइग्रेशंस देखते हैं हम तो 1881 में संपन्न हुई प्रथम संपूर्ण जनसंख्या प्रवास संबंधी आंकड़ों के जन्म के स्थान के आधार पर किया गया था। 61 में भारतीय जनगणना प्रवास संदर्भ में प्रथम वार जन्म स्थान और निवास की अवधि को भी सम्मिलित किया गया। 71 में जनगणना में पिछले निवास स्थान तथा गणना के स्थान पर रुकने की अवधि को लेकर प्रवास की अतिरिक्त सूचना के रूप में सम्मिलित किया गया। 81 में जनगणना में प्रवास के कारणों की सूचना का समावेश भी किया गया और बाद में जनगणनाओं में भी लगातार संशोधन किया गया। चूँकि जब हम कोई काम करते हैं तो उसकी कमियां और उसकी अच्छाइयां दोनों देखने को मिलती हैं, जिसके बाद जो है कमियां लगातार देखने को मिलती हैं तो हम उसमें लगातार इम्प्रूव करने का प्रयास करते हैं। और जब हम इम्प्रूव करते हैं तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि हमारे काम जो होते हैं लगातार बेहतर होते चलते जाते हैं और एक समय ऐसा आता है कि हम
अच्छे से अच्छा जीरो टॉलरेंस की ओर बढ़कर चले जाते हैं, और जब जीरो टॉलरेंस की ओर बढ़कर चले जाएंगे तो हमारा काम परफेक्शन की ओर बढ़ के चला जाएगा और हम बेहतर काम कर पाएंगे, बेहतर रिजल्ट दे पाएंगे। वर्तमान भारत में जनगणना के प्रवास की जो गणना है वो दो तथ्यों के आधार पर की जाती है। जन्म का स्थान, यदि जन्म का स्थान गणना के स्थान से भिन्न है। निवास का स्थान, यदि निवास पिछला स्थान गणना के स्थान से भिन्न है। वर्ष 2001 की देश की कुल जनसंख्या जो थी 102.9 करोड़ थी, में से लगभग 30.7 करोड़ मतलब 30% जनसंख्या प्रवासियों के रूप में थी, जो अपने जन्म स्थान को छोड़कर अन्य स्थानों पर निवास कर रहे थे। भारत में प्रवासियों की प्रमुख तरंगें जो है इम्पॉर्टेंट वेव्स ऑफ माइग्रेंट इन इंडिया, तो इसमें जो देखते हैं प्रवासियों की प्रथम तरंग हमको जो देखने को मिलती है, वो प्रवास की प्रथम तरंग जो है वो उपनिवेश काल मतलब जब अंग्रेज आए थे तब उस समय उत्पन्न हुई, जब अंग्रेजों ने करारबद्ध कर उत्तर प्रदेश एवं बिहार के लाखों मजदूरों को मॉरिशस, कैरिबियन द्वीपों, फिजी, दक्षिणी अफ्रीका नामक देशों में रोपण कृषि, बागाती कृषि जैसे गन्ने की हो गई, रबड़ प्लांट हो गया और भी ज़्यादा प्लांटेशन हो गया, कार्य करने के लिए मतलब दासों के रूप में मजदूरों को यहाँ से लेकर गए। इसके अलावा गोवा, दमन दीव से पुर्तगाली, डच ने भारतीय मजदूरों को अंगोला, मोजाम्बिक तथा अन्य देशों में रोपण हेतु कृषि कार्य के लिए इनको दास बनाकर ले जाया जाता था। बलात् इनको प्रेशर देकर इनको लेके चले जाते थे और इनको दासों के रूप में कार्य कराते थे। इस प्रकार समस्त प्रवास, जो पहला प्रवास था, तरंग प्रवास जिसको कहते हैं, प्रथम तरंग प्रवास भारतीय उत प्रवास अधिनियम गिरमिट एक्ट जो था नामक समयबद्ध अनुबंध के तहत ये सारी चीज़ें आती थीं, और इस नियम के तहत बागानों में कार्य करने वाले श्रमिकों को अमानवीय दशाओं के रूपों में दासों के रूप में रखा जाता था और बहुत ही बुरा उनके साथ बर्ताव किया जाता था। गधा तो आप लोगों ने देखा ही होगा, और गधा के ऊपर ईंटा लाद देने के बाद जब गधा नहीं चलता है तो 100 डंडा मारता है गधे का मालिक, और तब वो चलने लगता है। फिर मारने के बाद 100 डंडा मारता है, फिर उसके बाद उसके ऊपर बैठ के चलता है। ये हमारे प्रवासी मजदूरों की स्थिति थी, और हम कुछ भी नहीं बोल सकते थे। इसलिए नहीं बोल सकते थे क्योंकि हम नियम और कानून में संबद्ध थे, और नियम और कानून तोड़ते तो भी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि 7 समंदर पार चले गए थे। ज़्यादा से ज़्यादा गोली मार दी जाते, मर जाते। आज भी मजदूरों के साथ ऐसी ही स्थिति देखने को मिलती है। आप सुनते होंगे कि यहाँ पर गए हुए, मॉरिशस गए हुए, अमेरिका गए हुए, इजराइल गए हुए लाखों मजदूर जो है टीबी के पेशेंट होकर मर गए। मर नहीं गए, उनको मार दिया गया, उनकी किडनी निकाल कर बेच दिया गया, और उनके माँ बाप क्या करेंगे? गरीब के माँ बाप कुछ नहीं कर पाते। गरीब का माँ बाप जो है केवल आंसू बहाता है। ही लाइक जस्ट लाइक एनिमल, नो मोर देन दैट। आगे चलते हैं। प्रवासियों की द्वितीय तरंगें। प्रवासियों की द्वितीय तरंगों ने नूतन समय में व्यवसायियों, शिल्पकारों, व्यापारियों, कारखाने में श्रमिकों को निकटवर्ती देशों में भेजा। ये लोग बेहतर आर्थिक अवसरों की खोज में थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया आदि देशों में जाकर बस गए। देखिए, इतना संकट का काल चल रहा है, अगर बहुत बेहतर स्थिति होती तो ये लोग लौटकर अपने देशों क्यों आते? आने की ज़रूरत ही नहीं थी, जहाँ थे वहीं पड़े रहते। बहुत पैसे वाले लोग थे, और यही लोग आकर पूरे सबको तहस नहस कर दिए। 1970 के दशक में पश्चिमी एशिया के देशों में अचानक ही तेल उत्पादन में वृद्धि हो गई, जिसने भारत की बड़ी संख्या में कुशल एवं अर्धकुशल, ट्रेंड एंड अनट्रेंड श्रमिकों को अपनी ओर आकर्षित किया। साथ ही साथ भारत से कुछ व्यवसायियों, उद्यमियों एवं भंडार मालिकों का भी
पश्चिमी एशिया के देशों में प्रवास कर दिया। जैसे कि केरल में आपको बार बार मैं बताता हूँ कि खाड़ी के देशों में वहाँ के लोग चले गए, सारे लोग चले गए व्यवसाय करने के लिए। और इसीलिए जहाँ पुरुष चले गए तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि महिलाएं ही वहाँ पर रह गईं। तो महिलाएं अपना काम धंधा करने के लिए आगे आईं और हर क्षेत्र में पढ़ लिख कर आगे निकलने लगी। जब पुरुष समाज जो है दूसरी जगह कमाने खाने के लिए चला गया तो घर में जो रहेगा निश्चित तौर पर वो उसकी जिम्मेदारी हो जाएगी। आप देखते होंगे कि शहरों में जो है बहुत सारी महिलाएं जो है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए गांव छोड़कर चली आती हैं। एक कारण, दूसरा कारण यह है कि संयुक्त परिवार में रहेंगी तो 10 लोगों की रोटी बेलनी पड़ेगी। रोज़ रोज़ कौन रोटी बेलेगा? आजकल की महिलाएं को तो रोटी बेलना पाप लगता है, तो इसलिए भी वो जो है झगड़ा कर कर लड़कों को पढ़ाने के नाम पर शहर में भागकर चली जाती हैं, वगैरह वगैरह। प्रवासियों की तृतीय तरंग में जब हम आते हैं तो उच्च शिक्षा प्राप्त कुशल व्यक्तियों ने उत प्रवास किया। 1960 के पश्चात चिकित्सकों एवं इंजीनियरों ने 1980 के पश्चात सॉफ्टवेयर इंजीनियर, प्रबंधक, परामर्शदाता, इंजीनियरों, वित्तीय विशेषज्ञ, संचार माध्यम से संबंधित व्यक्तियों ने उत्प्रवास किया। इन लोगों ने उच्च स्तरीय जीवन को व्यतीत करने के लिए, अधिक धन कमाने के लिए भारत देश को छोड़ा। ये लोग संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में जाकर बस गए। कुछ लोगों के लिए पैसा ही भगवान होता है और कुछ लोगों के लिए उनका गांव, उनका देश, उनके अपने लोग अच्छे होते हैं। 2 रोटी कम खाएंगे। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम को बहुत पैसा अमेरिका दे रहा था, लेकिन वो नहीं गए। उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने भारत देश में ही रहूँगा और अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप करूँगा और अपने देश का नाम ऊँचा करूँगा। किया उन्होंने, क्योंकि उनको अपना देश प्यारा था। और जो भी लोग अपने देश को प्यार करते हैं वो अपने गांव के लोगों को, अपने देश को, समाज को निश्चित तौर पर वो वहाँ पर, इसका जीता जागता उदाहरण आप डॉक्टर गणेश पाठक को देख लीजिए। वो चाहते जिस एज में वो थे तो किसी न किसी विश्वविद्यालय में जाकर खड़े हो जाते और आज प्रोफेसर बनते, लेकिन उन्होंने वहाँ जाना पसंद नहीं किया, बल्कि अपने ज़िले में अपने गांव के लोगों को पढ़ा लिखा कर, विकसित कर कर एक अच्छा इंसान बनाने का प्रयास किया और अपनी जगह को डेवलप करने का प्रयास किया। जब हर आदमी अच्छी जगह ही चला जाएगा तो अपनी जगह को कौन विकसित करेगा? निश्चित तौर पर हमको पढ़ लिख कर अपनी जगह को भी साफ सुथरा, सुंदर और स्वर्ग बनाने का प्रयास करना चाहिए। ये एक हर आदमी अगर करने लगे तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि हर जगह देवता बसने लगेंगे। हाँ, दैट्स ऑल। तो इन लोगों ने 1990 में के दशक में भारत सरकार के आर्थिक उदारीकरण की नीति जो मनमोहन सिंह के समय में अपनाई गई थी, इस नीति के पश्चात शिक्षा और ज्ञान आधारित भारतीय उत्प्रवासियों ने भारतीय प्रसार को विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली प्रवास प्रदान किया। उस समय नई आर्थिक नीति ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। भारत में आंतरिक प्रवास के प्रतिरोध 1991 से 2001 की जो अवधि थी, भारत में प्रवास करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या जो थी वो 983 लाख रही, जिसमें से आंतरिक प्रवास करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या जो थी 975 लाख 99.2% रही। 91 से 2001 की अवधि जो थी, देश में कुल आंतरिक प्रवास में प्रादेशिक प्रवास और आंतरिक प्रवास का योगदान जो था वो निम्न है। वो प्रादेशिक प्रवास जो था लाख में 807 और आंतरिक प्रवास 82.7, अंतर प्रादेशिक प्रवास इंटरनल स्टेट 168 लाख और प्रतिशत में इसका योगदान 17.3। आंतरिक प्रादेशिक प्रवासियों में लिंगानुपात की दृष्टि से अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि 91 से 2
आंतरिक प्रवास जो 67% योगदान ग्रामीण महिलाओं का रहता है। क्योंकि वो शादी विवाह कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से चली जाती हैं। ग्रामीण महिलाओं का प्रवास प्रायः छोटी दूरी के लिए, साथ ही उक्त अवधि में कुल आंतरिक प्रवास परिवार, विवाह और अन्य संबंधी कारणों से होता रहता है। छोटी छोटी दूरियों में महिलाओं का प्रवास ज़्यादा हो जाता है। और प्रतिशत क्रमशः 44.4 से लेकर 27.8% तक किया रहा, जबकि व्यवसाय और रोजगार के लिए प्रवास किए जाने वाले प्रवासों का प्रतिशत 16.0% और 1 और 11 में आंतरिक प्रवास विवाह में प्रतिशत में घटकर 39.1 रह गया और परिवार संबंधी कारणों में 35.6% हो गया और व्यवसाय व रोजगार के लिए ये घटकर 13.1% हो गया। भारत में आंतरिक प्रवास का व्यवहार जो हम देखते हैं, प्रादेशिक आंतरिक प्रवाह सन 1901 से 2001 के दशक में भारत में कुल 807 लाख व्यक्तियों ने प्रादेशांतरिक अर्थात प्रदेश के अंदर ही प्रवास किया, जो भारत के कुल प्रवासियों की संख्या का 82.1% रहा। वस्तुतः प्रादेशांतरिक प्रवास प्रमुख रूप से लघु अवधि के लिए एक जिले से दूसरे जिले में हुआ और इससे स्पष्ट है कि 1991 से 2001 के प्रादेशिक प्रवास में सर्वाधिक योगदान कुल प्रादेशांतरिक प्रवास का 60.5% ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक देखने को मिलता है। अंतर प्रादेशिक या अंतर्राज्यीय प्रवास इंटर स्टेट माइग्रेशन सन 1901 से 2001 में अंतर्राज्यीय प्रवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या 168 लाख रही, जो देश के कुल प्रवास करने वाले व्यक्तियों के 975 लाख का 17.3% भाग था। स्पष्ट है कि भारत में अंतर्राज्यीय प्रवास का स्तर बहुत अधिक नहीं देखने को मिलता। अंतर्राज्यीय प्रवास में मुख्य योगदान ग्रामीण से नगर कुल अंतर्राज्यीय प्रवास का 37.9% की ओर और नगर से नगर जब हम देखते हैं तो 26.7% की ओर का रहा है, जबकि सबसे कम योगदान 6.2% नगर से ग्राम की ओर रहा है। लेकिन आने वाले समय में आप जान जाइए कि यदि भारत सरकार डिसेंट्रलाइजेशन, डी अर्बनाइजेशन, DU कंट्री का कर ले जाती है तो निश्चित तौर पर शहरों में कोई नहीं जाएगा और गांव में ही लोग रहकर अपने बिजनेस को करेंगे। और आज का जो दौर चल रहा है निश्चित तौर पर बहुत ही बेहतर युग चल रहा है और इसमें इंटरनेट और जो है दुनिया जो चल रही है इंटरनेट की बहुत ही बेहतर चल रही है, रोजगार के लिए सबसे अच्छा है। अभी कल के पेपर में दिया हुआ था कि बेंगलोर के एक किसान ने 10 एकड़ जो है पात गोभी की खेती की हुई थी और कोई नहीं ले जा रहा था। इंटरनेट के माध्यम से उसने जो है अपना गूगल पर डाला और लोग आकर उसका व्यापार करके लेके सारी गोभी उसकी चली गई। घर बैठे आप व्यापार कर सकते हैं। मुख्य मामला ये है कि आपको ई क्रांति का ज्ञान होना चाहिए। अब लोग ई क्रांति के ज्ञान से जुड़ रहे हैं। आने वाले समय में निश्चित तौर से इसका रिजल्ट बहुत ही बेहतर देखने को मिलेगा और शहर पर जो दबाव है वो निश्चित तौर पर कम हो जाएगा। अब लोग बेहतर ज़िंदगी की तरफ कृषि में इन्वेस्टमेंट करेंगे। भारत की प्रवास की जो सबसे बड़ी विशेषता वो ये है कि देश में अधिकांश प्रवास जिले के अंदर या छोटी छोटी दूरियों के लिए करते हैं। 2001 में देश की कुल जनसंख्या का केवल 4.7% भाग ही ऐसा था जो अपने जन्म स्थान से निवास नहीं कर रहा था। भारत में होने वाले अंतर प्रादेशीय प्रवास जो अपने जन्म स्थान और राज्य में निवास नहीं कर रहे थे। भारत में होने वाले आंतरिक प्रवास जो संदर्भ में एक तथ्य उल्लेखनीय है कि प्रवास की प्रमुख दिशा नगरों की ओर रहती है, क्योंकि जब हम देखते हैं, टीवी देखते हैं, वीडियो देखते हैं, मोबाइल देखते हैं और सिनेमा देखते हैं तो नगरों में जो आकर्षण दिखाता है वो इतना ज़्यादा दिखाता है कि लगता है कि यही दुनिया है और इस दुनिया को हम नहीं पाएंगे तो हम बड़े पीछे छूट जाएंगे। लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल ही अलग है। दुनिया वो नहीं है, दुनिया वो है जो आप जी रहे हैं, खुली हवा में सांस ले रहे हैं, प्रकृति के साथ हैं
और आप कल्पना करिए कि दिल्ली में करोड़ों रुपए कमाने वाला 20वें मंजिले पर रह रहा है, 2 BHK नहीं 5 BHK, 5 कमरे, लैट्रिन बाथरूम किचन में, और 22वीं मंजिल पर है, 1 करोड़ रुपया महीना कमा रहा है। उसके पास न तो अपनी छत है और न तो अपनी ज़मीन है। वो वाइब्रेशन की दुनिया से 24 घंटे एकदम जूझ रहा है। उसके जीवन से अच्छा तो हमारे गांव का कुत्ता जीता है, जो खुली हवा में सांस ले रहा है और बेहतर ज़िंदगी जी रहा है। दौड़ के भौंक तो लेता है। गांव में रहने वाला व्यक्ति प्रकृति के साथ है, और हाँ ये है कि पैसा उसके पास थोड़ा कम है, लेकिन अगर मेहनत कर रहा है तो दूध रोटी, दही रोटी और दाल रोटी खाने के लिए पर्याप्त उसके पास उपलब्ध है, और वो अपनी मेहनत से चाहे तो अच्छे कपड़े भी पहन सकता है, अच्छा जीवन भी जी सकता है। जीने के लिए चाहिए क्या? रोटी, कपड़ा और मकान और स्वास्थ्य, बस जीवन से खत्म। तो बेहतर ज़िंदगी ये है। तो आने वाले समय में खैर हो सकता है कि हो जाए ये चीज़ें। नगरों और महानगरों का स्थानांतरण सामाजिक अवसरों के लिए प्राप्त होता है। अंतर्राज्यीय प्रवास को लिंगानुपात की दृष्टि से हम देखते हैं, अवलोकित करने पर ज्ञात होता है कि अंतर्राज्यीय प्रवास पुरुष प्रधान रहता है। इसलिए रहता है क्योंकि पुरुष ही काम करता है, पुरुष ही रोजगार करने के लिए जाता है, तो निश्चित तौर पर पुरुष ही प्रवास करेगा। 1901 से 2001 की अवधि में कुल प्रवासी की संख्या जो थी 329 लाख, अंतर्राज्यीय प्रवासों की 25.9%, जबकि कुल महिलाओं का प्रवास 654 लाख, अंतर्राज्यीय प्रवास और महिलाओं का प्रतिशत जो था 12.7% प्रवास देखने को मिलता है। अब बाकी कल मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।